हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 27 का पार्ट 3 करेंगे। तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उनके एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बेसिकली फ्रेंड्स जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो है रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो क्या होता है उसके बारे में भी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए जो वेरियस टेक्निक्स यूज होती हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए, उनमें से 3 हैं मेजर। कौन कौन सी टेक्निक है? फंड फ्लो एनालिसिस की जाती है, ट्रेंड एनालिसिस की जाती है और रेशियो एनालिसिस की जाती है। फंड फ्लो एनालिसिस में ये देखा जाता है कितना कैश आया, कितना कैश गया। ट्रेंड एनालिसिस में ये देखा जाता है क्या ट्रेंड है, पहले क्या ट्रेंड था, अभी क्या ट्रेंड है, पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। और रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक रेशियो निकाल लेते हैं, जैसे 1:3 का या 1:2 का, है ना। इस तरीके का रेशियो निकाल लेते हैं और फिर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मतलब कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेशियो निकालने से फ़ायदा क्या हो जाता है, जैसे मतलब कि हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर रेशियो एनालिसिस करके हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर को आपको लोन देना है, तो अगर मान लीजिए उसका जो है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो मान लीजिए 1:2 आ रहा है, या किसी कस्टमर का 1:5 आ रहा है, तो इसको लोन देना ठीक रहेगा या इसको लोन देना ठीक रहेगा। तो एक रेशियो निकाल लेने से हम कंपैरिजन कर पाते हैं। पूरी बैलेंस शीट को ना देख करके हमें सिर्फ देखना क्या होता है, एक रेशियो देख करके ही हम डेटा आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्ट फेवरेट जो मेथड है बैंकर्स के द्वारा यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए, वो आपका रेशियो एनालिसिस होता है। और रेशियो होता क्या है, ये एक कंपैरिजन होता है दो फिगर्स के बीच में, दो आंकड़ों के बीच में, दो फिगर्स के बीच में एक रेशियो होता है, जिसे आप परसेंटेज के रूप में भी लिख सकते हैं, एक नंबर के रूप में भी, और एक रेशियो या प्रोपोर्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर परसेंटेज के रूप में लिखा तो आपने लिख दिया कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 23% है, ये भी ठीक है। अगर आप एक नंबर के रूप में लिखते हैं कि करंट रेशियो 1.33 है, ये भी ठीक रहेगा। और या फिर आप चाहें 1:2 प्रोपोर्शन के रूप में भी लिख दें। तीनों केसेस ओके हैं, कोई इशू नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, अब इसमें जो बोथ द फिगर्स, जो हम दो फिगर्स की बात कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए, है ना, A/B जो हम ले रहे हैं दो फिगर्स यहाँ पर, यूज इन कैलकुलेशन आर रेशियो। जो हम इस रेशियो के कैलकुलेशन में दो फिगर्स लेंगे A और B या जो भी होगा, वो या तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से हो सकते हैं या बैलेंस शीट से हो सकते हैं, या एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हो सकता है, दूसरा बैलेंस शीट से हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो रेशियो हमें फ़ायदा क्या करते हैं, रेशियोज हेल्प इन कंपेरिजन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी विथ अदर एंटिटीज, है ना, एज आल्सो फॉर कंपेरिजन विथ ओन स्टेटस ओवर द ईयर। तो रेशियो हमें फ़ायदा कहाँ पर करते हैं, कंपेरिजन करने में, तुलना करने में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का कंपेयर करना है दूसरी कंपनी से, या किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का कंपेयर आपको करना है दूसरी कंपनी से, या विद इन खुद ही की कंपनी में आपको पिछले 2-3 साल का आपको देखना है कि पिछले साल हमने अच्छा परफॉर्म किया हमारी कंपनी ने, इस साल किया या अगले साल करेगी। तो वो चीज़ों को जानने के लिए हम फ्रेंड्स रेशियो का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ये जाना कि कुल मिलाकर के 3 मेथड हैं, 3 टेक्निक्स हैं, 3 मेथड्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करने के लिए, फंड फ्लो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। इसमें फिर हमने देखा कि रेशियो एनालिसिस क्या होती है। पहला, रेशियो एनालिसिस में हमने ये देखा कि ये दो फिगर्स का कंपैरिजन होता है, ए और बी, दो फिगर्स आप ले लेंगे, जैसे एसेट ले लिया और लायबिलिटी ले लिया, है ना, एसेट और लायबिलिटी का आपने जो कंपैरिजन कर लिया, तो ये रेशियो, यही रेशियो एनालिसिस कहलाती है, टू फिगर्स का कंपैरिजन करना। इसे परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं, एक नंबर के तौर पर भी लिख सकते हैं, एक प्रोपोर्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें जो जो दो फिगर्स यूज करते हैं, दो आंकड़े यूज करेंगे, वो आपका जो है या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही दोनों ले लीजिए, एसेट और लायबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लीजिए, या एसेट एंड लायबिलिटी जो है आपका बैलेंस शीट से ले लीजिए, या एसेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लीजिए और लायबिलिटी आप बैलेंस शीट से ले लीजिए, कोई इशू नहीं होता है। रेशियो हमें हेल्प कहाँ पर करते हैं फ्रेंड्स, तो जो रेशियो होते हैं वो कंपैरिजन करने में हमारी मदद करते हैं, तुलना करने में हमारी मदद करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अगर आपको किसी कंपनी की दूसरी कंपनी से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो आप रेशियो की हेल्प ले सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन भी कंपेयर करनी है एक कंपनी से दूसरी कंपनी की, आप रेशियो ले सकते हैं, या अपनी खुद की कंपनी की ही डिफरेंट ईयर्स के परफॉर्मेंस की कंपेरिजन करनी है, स्टिल रेशियो विल बी हेल्पफुल। ठीक है, तो
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो रेशियो होते हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो बैंकर्स के लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होते हैं, नीडफुल होते हैं, वो ये फॉलोइंग है फ्रेंड्स। आपके 5 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा होता है आपका लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, चौथा रेशियो इंडिकेटिंग एबिलिटी टू सर्विस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स, और पांचवा होता है आपका फ्रेंड्स टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, तो ये 5 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स आपके। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और दूसरा नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिटेबिलिटी इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर जान लीजिए कि रेशियो के 5 टाइप के होते हैं और कौन कौन से उनके सब कैटेगरीज हैं वो हम जान रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फ्रेंड्स आपका हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका लिक्विडिटी रेशियो, इसमें आप हम करंट रेशियो और क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं उसको, इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपको बुक में या कहीं पर इसके 4 टाइप भी मिल जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो यहाँ पर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को कवर कर रहा हूँ। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो चीज़ नहीं ज़रूरी है उनको भी इग्नोर करना ज़रूरी होगा यहाँ पर, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिक्विडिटी रेशियो में आपका करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया। क्विक रेशियो को किस दूसरे नाम से एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। उसके हमने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला है आपका रेशियो जो एबिलिटी ऑफ सर्विस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट इंडिकेट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा आपका पांचवा टर्न ओवर रेशियो होगा। इसमें 2 होते हैं, एक डेटर टर्न ओवर रेशियो होता है फ्रेंड्स, और एक इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो भी होता है, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें से मेरे ख्याल से 2 या 3 ही हो पाएंगे पाँचों में से, तो जितने हो पाएंगे उतने ही पढ़ेंगे, बाकी का हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले उठाया फ्रेंड्स आपका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में 2 होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर उठाया कौन सा है देख लीजिए आप, ये वाला उठा लिया है। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और इस वाले के बारे में भी हम इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, और इसका पर्पज़ क्या होता है, क्या बताता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि करंट रेशियो होता है इक्वल टू करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी के। करंट रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी, यानी करंट एसेट्स को अगर करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए तो आपका करंट रेशियो निकल कर आ जाता है। आइडली कितना होना चाहिए, 1.33:1 होना चाहिए। यानी किसी भी कंपनी का करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी 1 हो तो उसके पास एसेट 1.33 हो, तो फिर उसे स्टैंडर्ड माना जाएगा। करंट रेशियो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये करंट रेशियो बताता क्या है, करंट रेशियो इंडिकेट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ फर्म, कोई फर्म कितनी फाइनेंशियली स्टेबल है उसके बारे में बताता है, या एबिलिटी ऑफ फर्म टू पे करंट लाइबिलिटी, फर्म की एबिलिटी वो करंट लाइबिलिटी पे कर सकती है या नहीं कर सकती है उसके बारे में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करंट रेशियो इंडिकेट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ फर्म, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और कोई फर्म जो है करंट लाइबिलिटी को अपनी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी उसके बारे में इंडिकेट करता है फ्रेंड्स। ओके, तो करंट रेशियो करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी होता है फ्रेंड्स, पहले हमने ये जान लिया। दूसरा हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड तरीके से ये 1.33:1 होना चाहिए, यानी लाइबिलिटी 1 रुपये की हो तो एसेट आपके पास 1.33 का हो। यानी अगर आपके पास जिम्मेदारी लोन 1 लाख रुपए का है तो आपका जो एसेट है वो 1,33,000 रुपये का होना चाहिए, तभी आप मान के चलिए कि आप अपनी लाइबिलिटी को चुका पाएंगे, तभी आप ये समझिए कि आप अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को चुका पाएंगे। ठीक है, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ये बताता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ये सारी बातें यहाँ पर समझ ली। करंट रेशियो क्या होता है, तो करंट रेशियो का सिंपल सा फार्मूला हो गया, हम CR = CA/CL लिख दें, या करंट रेशियो = करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी लिख दें, बोथ आर इक्वल। ठीक है, फिर आया आपका क्विक रेशियो दूसरा। तो करंट रेशियो हमने पढ़ लिया, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब ये क्विक रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्विक रेशियो में बस यहाँ पर जहाँ पर आपने करंट एसेट्स लिखा है यहाँ पर क्विक एसेट लिख दीजिए, क्विक एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी, सेम वही। यहाँ करंट एसेट्स था, करंट की जगह क्विक कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देख लीजिए, करंट रेशियो निकाला था हमने करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी से, करंट, और अगर इसको क्विक करना है तो इसको क्विक कर दीजिए, बस यहाँ क्यों किया, यहाँ क्यों कर दिया, आपका क्विक एसेट्स अपान
करंट लाइबिलिटी ही फार्मूला बन गया। अब सवाल ये होगा आपका सबसे पहले कि क्विक एसेट किसे कहेंगे। करंट एसेट्स तो आपको समझ में आते हैं कि हाँ, करंट एसेट्स किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो विद इन 1 ईयर या तो जो है कंज्यूम कर लिए जाएंगे या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। करंट लाइबिलिटी किसे कहते हैं, जो विद इन 1 ईयर जो है आउटसाइडर को पे कर दी जाएगी उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। जो 1 साल के अंदर अंदर पे कर दी जाएगी उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। जो 1 साल के अंदर अंदर में कंज्यूम कर लिया जाएगा या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा उसे करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्विक एसेट किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। फार्मूला हमने देख लिया। तो देखिए यहाँ पर क्विक एसेट निकालने का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल दीजिए, बस वही आपका क्विक एसेट है। क्विक एसेट कौन सा होता है फ्रेंड्स, करंट एसेट जो है उसमें से इन्वेंट्री या स्टॉक जो भी है आपके पास में वो निकालिए, और साथ ही साथ अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके जैसे फ्रेंड्स LIC की किस्त आप एडवांस में देते हो, या फिर जो है टैक्स एडवांस में पे कर देते हो, या रेंट आप एडवांस में पे करते हो, तो ये सारे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, जो एडवांस में दे दिए जाते हैं, जिन्हें पहले ही, जैसे प्रीपेड का मोबाइल होता है, पहले आप रिचार्ज करोगे तभी उसे यूज करो, तो वैसे ही जैसे आप रेंट अपने लैंडलॉर्ड को पहले देते हो, रहते बाद में हो, तो चाहो तो टैक्स भी आप एडवांस में पे कर सकते हो, और LIC वगैरह जो आप इंश्योरेंस करवाते हो उसमें एडवांस आपको इंस्टॉलमेंट देनी ही पड़ती है, जब आप दोगे तभी वो आपको इंश्योर करेंगे, अदरवाइज आपका इंश्योरेंस नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया सबसे पहला जो आपके दिमाग में सवाल आया था कि क्विक एसेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमने ये समझा कि करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री या स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर घटा दें तो जो निकल कर आता है वही आपका क्विक एसेट होता है फ्रेंड्स। ओके, अब क्विक एसेट जो आइडियली होना चाहिए 1:1 होना चाहिए, यानी एक करंट लाइबिलिटी हो तो एक ही जो है क्विक एसेट हो, तो ही मानकर चलिए कि ये ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो आइडियली 1:1 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने दोनों समझ लिया। अभी हम आगे चल करके इसका एग्जाम्पल भी करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगला हम उठाएंगे यहाँ पर, अगला है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में हम डेट इक्विटी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अगर हम एक बार रिकैप करें तो आपका करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी के। फिर हमने देखा क्विक रेशियो भी होता है, ये भी क्विक एसेट अपान करंट लाइबिलिटी होता है। फिर आया सवाल कि क्विक एसेट क्या होता है, तो करंट एसेट में से जब हम इन्वेंट्री या स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो वही आपका क्विक एसेट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये इतनी सारी बातें हमने यहाँ पर समझ ली हैं। अब अगला आता है डेट इक्विटी रेशियो, DER। डेट इक्विटी रेशियो होता है फ्रेंड्स आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है अपान है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखिए, डिवाइडेड बाई टेंजिबल नेट वर्थ लिखिए, ऐसा है ये फार्मूला। चूँकि इसमें लिखने में ऐसे ही लिखा गया है, ये अपान है एक्चुअल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, इसका फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी कितनी है आपकी, डिवाइडेड बाई टेंजिबल नेट वर्थ कितनी है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सारे टर्म के बारे में हम जानेंगे कि पहली बात ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है, फिर टेंजिबल नेटवर्थ क्या होती है। तो देखिए टेंजिबल नेटवर्थ इज आल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड। जो शेयर होल्डर्स, किसी कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, वो जो पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसे ही हम टेंजिबल नेटवर्थ भी कह सकते हैं। अब टेंजिबल नेटवर्थ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो जो नेटवर्थ है उसमें से इनटेंजिबल एसेट्स को घटा दीजिए। सवाल ये है कि नेटवर्थ क्या होती है फ्रेंड्स, तो देखिए किसी भी कंपनी की नेटवर्थ होती है उसकी कैपिटल प्लस अगर जो है सरप्लस है या रिजर्व है सरप्लस है पर शेयर प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व सरप्लस और शेयर प्रीमियम, ये सारी चीज़ें मिल करके ही नेटवर्थ बनती है। पार्ट 2 वाले लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी हुई है। सवाल अगला है इंटेंजिबल एसेट क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जो एसेट को ऐसे समझ लीजिए जिसको आप टच ना कर सकें, जैसे आपकी गुडविल है या कोई ब्रांड है ना, जैसे एप्पल का आईफोन है तो आईफोन एक ब्रांड है अपने आप में, एप्पल एक ब्रांड है, ऐसे फिजिकली कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन ब्रांड है। ठीक है फ्रेंड्स, गुडविल हो गई, या लोग बुक लिख देते हैं उस बुक की उनका कॉपीराइट हो जाता है, तो वो भी उनका एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स हो जाते हैं। जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है पर फिर भी वैल्यू रखता है वो इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। तो नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, कैपिटल मिल जाए प्लस सरप्लस या रिजर्व मिल जाए प्लस शेयर प्रीमियम हो तो नेटवर्थ निकाल लिया। उसमें से इंटेंजिबल एसेट्स में आपका गुडविल हो सकता है, आपका जो कॉपीराइट वाला है वो भी हो सकता है, या जैसे माइनिंग के राइट्स ले लिए वो भी हो सकता है इंटेंजिबल एसेट्स, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका टेंजिबल नेटवर्थ निकल आएगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपकी कौन सी होती है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपकी होती है जो आपके टर्म लोन होते नहीं है 1 साल से ज़्यादा के,
जो जैसे जो 1 साल के अंदर अंदर में चुका दिया जाएगा उसे हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं, और 1 साल से ज़्यादा में जो चीज़ जो है आउटसाइडर को रिटर्न होनी है फ्रेंड्स, उसे ही हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्थ मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैपिटल में रिजर्व और सरप्लस और शेयर प्रीमियम ये सब जोड़ दीजिए तो आपकी नेटवर्थ निकल करके आ जाती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि डेट इक्विटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है। तो डेट इक्विटी रेशियो जो है इंडिकेट करता है ओनर्स स्टेक इन द बिजनेस कंपेयर टू द स्टेक ऑफ आउटसाइडर। मतलब किसी कंपनी में ओनर के कितने लगे हैं 500 करोड़ और बाहरी लोगों के कितने लगे हैं 200 करोड़, इसका ही कंपेयर करके दिखाता है आपका डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, ये बताता है कि ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है एज कंपेयर टू आउटसाइडर के पैसे के। तो डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या बना फ्रेंड्स, फार्मूला याद रखिएगा, अदरवाइज सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे एग्जाम में। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाई टेंजिबल नेटवर्थ। ठीक है, और टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, नेटवर्थ में से इनटेंजिबल वाला पार्ट घटा देंगे तो टेंजिबल नेटवर्थ निकल आएगी। और नेटवर्थ कैसे निकालते हैं उसका मैंने बताया था, कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस, शेयर प्रीमियम में सारा जोड़ दीजिए तो नेटवर्थ निकल आएगी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपकी जो आपके टर्म लोन वगैरह होते हैं वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाते हैं। ठीक है, आइडली कितना होना चाहिए, तो डेट इक्विटी रेशियो भी 1:1 होना चाहिए, लेकिन 2:1 भी एक्सेप्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, 2:1 तक ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2:1 तक। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, करंट रेशियो है ना, करंट रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी होती है। फिर हमने देखा क्विक रेशियो, ये होता है क्विक एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी, इसको आइडली 1.33:1 होना चाहिए, इस वाले को करंट रेशियो को, क्विक रेशियो को 1:1 होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने देखा डेट इक्विटी रेशियो, इसमें हमने फार्मूला क्या देखा, लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी डिवाइडेड बाई टेंजिबल नेटवर्थ, बस केवल यहाँ पर टेंजिबल वर्ड याद रखिएगा, ये भी आइडली 1:1 होना चाहिए, लेकिन 2:1 भी एक्सेप्टेबल होता है। तो इतनी सारी बातें हमने फ्रेंड्स समझ ली। अब एक क्वेश्चन उठाएंगे और इन सभी रेशियोज़ को कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल 1000 करोड़, डेटर्स आपके 500 करोड़, ठीक है, क्रेडिटर 200 करोड़, स्टॉक 100 करोड़, प्रोविजन फॉर टैक्स आपने 600 करोड़ का किया हुआ है, टर्म लोन आपका 2000 करोड़ का है, गुडविल आपकी 300 करोड़ रुपए की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैपिटल हो गया है ना, उसका डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपके एसेट होते हैं या लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक एसेट होता है ना, और प्रोविजन फॉर टैक्स किया आपने, लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, ये आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई, गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, क्विक रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो का मतलब हो करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि करंट एसेट कौन कौन सा है, करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी है, तो करंट एसेट्स आपका डेटर और स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी आपकी कौन कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स। पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी हुई है, मैंने वहाँ पर समझाया भी था कि कैसे याद रखेंगे कि क्रेडिटर जो है वो आपकी लाइबिलिटी है, एसेट है, प्रोविजन फॉर टैक्स, इन सभी बातों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा, अदरवाइज फिर सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन बनेगी वो यही होगी कि इतना डेटा दिया हुआ है, आपको करंट रेशियो निकालना है, करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी हो गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये करंट एसेट्स है या ये है, या ये है, कौन सा है। तो करंट एसेट्स में आपका डेटर्स हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, डेटर्स आपका करंट एसेट्स हो गया, और स्टॉक जो आपका अवेलेबल है वो भी आपका करंट एसेट्स हो गया। तो 500 और 100 जोड़ेंगे तो 600 करोड़ रुपए हो गए आपके करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटी आपकी कौन कौन सी हो गई, जो क्रेडिटर्स से आपने उधारी ली हुई है ना, 200 करोड़ की, और प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स किया 600 करोड़ का, तो 600 2 800 करोड़। अब इसे अगर आप मतलब जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 या 3:4 का आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब मैंने आपको बताया है कि जो है आइडली कितना होना चाहिए, करंट एसेट्स 1.33:1 होना चाहिए, लेकिन चूंकि क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये ऐसा नहीं आ रहा है, पर एग्जाम में जो आपको मिलेगा लगभग लगभग आइडल ही मिलता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब आया क्विक एसेट, क्विक आपका क्विक रेशियो निकालेंगे, तो क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, क्विक एसेट अपान करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी तो वही सेम रहेगी हमारी। क्विक एसेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि करंट एसेट में से आप क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आपकी इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। तो करंट एसेट्स कितना निकला था हमारा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हमारा करंट एसेट्स कितना आया था फ्रेंड्स, डेटर वाला 500 करोड़ और प्लस स्टॉक वाले 100 करोड़। ठीक है,
ये हमारे करंट एसेट्स आ गए थे। माइनस करेंगे इसमें से जो आपके इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री या स्टॉक, स्टॉक को ही इन्वेंट्री कहते हैं, तो 100 करोड़ ये घटा दीजिए अपना। और साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि इसमें है नहीं सवाल में, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। तो 100 करोड़ जब आप घटाएंगे तो केवल 500 बचेगा, ठीक है। तो क्विक एसेट हो गया 500, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी क्या होगी फ्रेंड्स? करंट लाइबिलिटी आपकी क्रेडिटर वाली हो जाएगी और साथ ही साथ प्रोविजन फॉर टैक्स हो जाएगा। तो 500 और 800 हो जाएगा। तो 500 डिवाइडेड बाई 800, 5:8 आ गया फ्रेंड्स। ओके, ये देख लीजिए यहाँ पर 500 हो गया और 800, 5:8 हो गया। फिर आपका आया अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि डेट इक्विटी रेशियो निकालिए, DER। डेट इक्विटी रेशियो में फार्मूला क्या था? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाई टेंजिबल नेट वर्थ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपका तो वही हो जाएगा फ्रेंड्स जो आपने टर्म लोन लिया हुआ है, ठीक है। आपने जो टर्म लोन लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या फार्मूला बना था? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाई टेंजिबल नेटवर्थ। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो फ्रेंड्स आपका टर्म लोन हो गया, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई। उसके बाद में टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? नेटवर्थ में से इनटेंजिबल एसेट को घटाते हैं, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट्स आपका यहाँ पर देखिए गुडविल है, क्योंकि इसे टच नहीं कर सकते और एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 300 करोड़ रुपए घटाना है। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था, कैपिटल प्लस सरप्लस प्लस रिजर्व प्लस शेयर प्रीमियम। तो यहाँ पर ना तो सरप्लस है ना रिजर्व है, कुछ है नहीं, सिर्फ कैपिटल है। तो कैपिटल हो गया फ्रेंड्स आपका 1000 करोड़। 1000 करोड़ में से 300 करोड़ आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 700 करोड़, ठीक है फ्रेंड्स। तो 700 करोड़ इधर, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपकी 2000 करोड़ रुपए की। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1000 आपका 1000 लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपकी 2000 हो गई। ये यहाँ पर मैंने सब्सट्रैक्ट नहीं किया है फ्रेंड्स, ये गलत हो गया है। देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये नेटवर्थ निकल कर आया 1000 करोड़, माइनस आपका इनटेंजिबल एसेट्स आपको घटाने पड़ेंगे 300 करोड़, तो ये हो जाएगा आपका 700 करोड़, ठीक है। तो आपकी जो इनटेंजिबल नेटवर्थ होगी वो 700 करोड़ होगी। यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, ये गलत है फ्रेंड्स, इसको 700 करोड़ कर देंगे तो आपका 2000 डिवाइडेड बाई 700 हो जाएगा। ये आप इसे 20:7 का रेशियो निकल करके आएगा, ये यहाँ पर गलत हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो डेट इक्विटी रेशियो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके सामने वो सिर्फ क्या है? सबसे पहली बात ये कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, करंट लाइबिलिटी इसमें से कौन कौन सी है, क्विक एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है ना, इनटेंजिबल एसेट कौन सा है, और आपका एक नेटवर्थ है ना, टेंजिबल नेटवर्थ क्या होती है या नेटवर्थ क्या होती है ना। तो करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो जो विद इन 1 ईयर जो है आपके कंज्यूम कर लिए जाएँ तो उसमें आपके करंट एसेट्स में डेटर्स हो जाएगा फ्रेंड्स, और जो आपका स्टॉक अवेलेबल वो आपका करंट एसेट्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सिंपल सा कि ये करंट एसेट्स ही होता है। डेटर्स आपका हमेशा करंट एसेट्स होगा और क्रेडिटर आपका हमेशा करंट लाइबिलिटी होगी, याद रखिए एकदम सिंपल सा। फिर आपकी करंट लाइबिलिटी में आपके जो क्रेडिटर्स हैं या प्रोविजन फॉर टैक्स कर दिया, ये आपका करंट लाइबिलिटी हो गई। लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी है वो आपकी टर्म लोन हो गई। गुडविल आपका जिसे टच नहीं कर सकते वो आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया, ये आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया। कैपिटल रिजर्व, अगर यहीं पर रिजर्व भी दिया होता कि प्लस रिजर्व 200 करोड़ का है तो आप कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सारा जोड़ करके ही नेटवर्थ निकालते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ये सारी बातें यहाँ पर समझ ली। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? आपकी कैपिटल प्लस अगर कोई रिजर्व है या सरप्लस है, या आपका जो है एक और चीज़ इसमें शेयर प्रीमियम है, ये सारा जोड़ करके आप नेटवर्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? टेंजिबल नेटवर्थ निकालने के लिए जितनी नेटवर्थ है उसमें से इनटेंजिबल एसेट्स को आप बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके टेंजिबल नेटवर्थ निकल करके आ गई, ठीक है। क्विक एसेट कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? क्विक एसेट करंट एसेट में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा जो आपके पास इन्वेंट्री या स्टॉक है वो उसको घटा दीजिए, प्लस अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अगर यहीं पर मान लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए होते तो वो भी इसमें से हम घटाते करंट एसेट्स क्विक एसेट निकालने के लिए, ठीक है। तो क्विक एसेट आपका ऐसे निकल आता है फ्रेंड। तो लगभग हमने सारी बातें सीख ली। करंट रेशियो निकालते हैं करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी से। अब क्वेश्चन में से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी पहचानना आना चाहिए, ये मेजर टास्क होगा आपके लिए ध्यान रखने के लिए, ठीक है। दूसरा हमने देखा क्विक रेशियो, तो क्विक एसेट अपान करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट में भी हमने देखा कि करंट एसेट में से जब हम इन्वेंट्री या स्टॉक है ना, और इन्वेंट्री या स्टॉक और साथ ही साथ में क्या
प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देते हैं तो आपका क्विक रेशियो निकल कर आता है। क्विक रेशियो हो गया। उसके बाद अगला क्या फंडा है, उसके बाद में हमने पढ़ा डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो में हमने देखा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो आपके टर्म लोन वगैरह हो गए या 1 साल से ज़्यादा का जो पेमेंट पेंडिंग है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाई टेंजिबल नेटवर्थ। टेंजिबल नेटवर्थ निकालने के लिए पहले नेटवर्थ निकालते हैं। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस जोड़ करके। और टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, इसी नेटवर्थ में से इनटेंजिबल एसेट्स को हटा देते हैं। इनटेंजिबल एसेट 3-4 ही हैं, ध्यान रखिएगा। इनटेंजिबल एसेट हटा तो बस आपका कैलकुलेशन हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आइडली कितना होना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। करंट रेशियो आपका 1.33:1 होना चाहिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा सीधे सीधे। क्विक रेशियो कितना होना चाहिए, आइडली 1:1 होना चाहिए। आपका डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, आइडली 1:1 होना चाहिए, लेकिन अगर 2:1 है तो भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। जो अब इसमें अभी अगले लेक्चर में हम टर्नओवर रेशियो और आपका ये रेशियो इंडिकेटिंग एबिलिटी टू सर्विस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, इसके बारे में भी पढ़ेंगे फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू सो मच।